नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर महिला के जीवन के अंदर प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। इस स्टेट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जब कभी भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसे सेल्फ मेडिकेट कभी भी नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग बड़ी इजीली सर दर्द या फिर कोई भी कंप्लेंट ऐसी होती है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं उनका यूज करना शुरू कर देते हैं या फिर तुरंत मेडिकल से दवाई लाकर ले लेते हैं। अवेयरनेस की कमी की वजह से हम बिल्कुल नहीं समझ पाते कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट होती है और इस स्टेज के अंदर हमें जो भी मेडिसिन्स लेनी है बड़ी ही सोच समझ कर लेनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन 10 दवाओं को आपको प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर इन दवाओं को आप लेते हैं तो यह आपकी और आपके बच्चे के डेवलपमेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। दोस्तों, ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेज के लिए है, ताकि अगर आपकी पहले से कोई मेडिसिन चल रही हैं, किसी बीमारी के लिए आप ऑलरेडी दवाएं ले रहे हैं, तो आपको पता चल सके कि ये दवाएं जो हैं वो आपके लिए सुरक्षित हैं या नहीं। आज जो मैं 10 दवाएं बताऊंगा उनमें से अगर कोई दवाएं आपकी चल रही हैं और आपके डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म नहीं किया है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो आपको सजग और सचेत होने की ज़रूरत है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और इन ड्रग्स को बंद करके इनके अल्टरनेटिव जो हैं उनको स्टार्ट करवाइए। और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के कभी भी प्रेगनेंसी के स्टेज के अंदर कोई भी दवाई मत लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी वो 10 दवाएं हैं जिन्हें हमें प्रेगनेंसी के स्टेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली दवा है एंटी एक्नी रेटिनॉइड्स जो होती हैं वो। ज़्यादातर महिलाएं एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए दवाएं जारी रखती हैं और एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर आइसोट्रेटिनोइन जो है वो दी जाती है। एंटी एक्नी क्रीम्स दी जा सकती हैं या फिर एंटी एक्नी सीरम हो सकता है। ये जो हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। एंटी एक्नी ड्रग्स या फिर रेटिनॉल सीरम आपके बच्चे के हार्ट, ब्रेन और नर्व के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही इससे गर्भपात का खतरा बढ़ता है और प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। FDA के अकॉर्डिंग इन दवाओं को प्रेगनेंसी की कैटेगरीज में कैटेगरी X के अंदर रखा गया है, मतलब कि इन्हें किसी भी कंडीशन के अंदर हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें लेने से बच्चे और माँ की हेल्थ के ऊपर जोखिम ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं। कई महिलाएं सोचती हैं कि मैं तो क्रीम यूज़ में ले रही हूँ या फिर सीरम यूज़ में ले रही हूँ तो वो बच्चे की हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगा। जब कभी भी आप क्रीम या फिर सीरम यूज़ में लेते हैं तो उसका स्किन एब्जॉर्प्शन होता है और स्किन एब्जॉर्प्शन के थ्रू वह आपके बच्चे की हेल्थ को या फिर उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर इस कैटेगरी की कोई भी दवा आपकी पहले से चल रही है या फिर आपने विदाउट डॉक्टर को इन्फॉर्म किए ये दवाएं स्टार्ट कर ली हैं तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यह आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। दूसरी वेव मेडिकेशंस हैं जो कि बहुत ही कॉमनली हम यूज़ में लेते हैं, कॉमन पेन किलर्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन या फिर एस्पिरिन जैसी जो दवाएं हैं, एनसेड ग्रुप की ये जो दवाएं हैं, इन्हें हमें प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि यह आपके बच्चे की किडनीज को अफेक्ट कर सकती हैं और अगर इनका यूज़ आप लास्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं तो बच्चे की हार्ट हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अक्सर ओवर द काउंटर ड्रग्स की फॉर्म में हम कॉम्बीफ्लेम, नेप्रोसिन या फिर वोलिन जेल को यूज़ में लेते हैं। इन सभी दवाओं को हमें अवॉइड करना चाहिए और इनकी बजाय सेफ ऑप्शंस जैसे कि कालपोल, डोलो या फिर प्लेन पैरासीटामोल जो है उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के स्टेट में ध्यान रखिए, एनसेड्स जो भी हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है सिवाय पैरासीटामोल के।
तीसरी दवाएं जो हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में, वो हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स। ये एक तरह की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती हैं। बहुत सारी डिजीजेज के अंदर इनको यूज किया जाता है। इस कैटेगरी की कॉमन दवाएं हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर लेवोफ्लॉक्सासिन। अब इस केस में क्या होता है कि लोग अक्सर, मान लो कि पहले किसी डॉक्टर ने उन्हें दवाई प्रेस्क्राइब की तो उन्होंने ली, लेकिन दोबारा अगर उनको वैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि एट प्रेजेंट मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर मुझे कोई इस तरह की चीज़ है, मुझे ये अवॉइड करनी चाहिए। वो तुरंत उस पुराने प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाएं मेडिकल से खरीद लेते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन जो फ्लूरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की दवाएं हैं, इन्हें आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना है। इन्हें प्रेगनेंसी की कैटेगरीज के अंदर कैटेगरी सी के अंदर रखा गया है। चौथी जो दवाओं की कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स की एक और कैटेगरी, टेट्रासाइक्लिन्स, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मोनोसाइक्लिन दवाएं। ये भी ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए दी जाती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स का यूज हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन्स का यूज करती हैं तो यह प्रेग्नेंट लेडी के लीवर की हेल्थ को बिगाड़ सकता है और साथ ही आपके बच्चे की हड्डियों के डेवलपमेंट और दांतों का रंग परमानेंटली पीला कर सकता है। पांचवी जो दवाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो है नेजल डिकंजेस्टेंस। ज़्यादातर जो नेजल डिकंजेस्टेंस हैं वो एलर्जी के लिए या फिर सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी लोग यूज में लेते हैं। जिनको कॉमनली बहुत ज़्यादा एलर्जी की शिकायत रहती है वो नेजल डिकंजेस्टेंट्स का यूज करते हैं ताकि नाक खोलने के लिए ये काम में आती है और नाक से पानी बहना रोकने के लिए वो इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नेजल डिकंजेस्टेंट्स का यूज नहीं करना है, ख़ास तौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह आपके बच्चे की हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। इसकी बजाय आप सेफ ऑप्शंस के तौर पर नेजल सैलाइन ड्रॉप्स का यूज में ले सकते हैं या फिर लिवोसिट्रिजिन जैसी टैबलेट्स को काम में ले सकते हैं। छठी जो दवाएं हैं जो कि हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो हैं कुछ बीपी की दवाएं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जैसे कि एसी इनहिबिटर्स जो हैं उनको हमें नहीं लेना है, एआरबीज को हमें नहीं लेना है, बीटा ब्लॉकर्स को हमें नहीं लेना है, क्योंकि इन सभी को प्रेगनेंसी की कैटेगरी के अंदर कैटेगरी डी के अंदर रखा गया है। ये बच्चे की किडनीज को अफेक्ट कर सकती हैं और साथ ही यूट्रस के अंदर जो फिटस के चारों तरफ फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कम कर सकती हैं, जिसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। सातवीं दवाई है खून पतला करने की दवाई वारफेरिन। अगर आपको ऑलरेडी खून पतला करने की दवाई आप में चालू है, वारफेरिन आपको दी जा रही है, तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें तुरंत और इस दवाई को चेंज करवाएं, क्योंकि वारफेरिन प्रेगनेंसी के अंदर लेना आपके बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ड्रग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डीवीटी या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दवाई को बंद करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन वारफेरिन को चेंज करके आप दूसरी दवाएं जैसे कि लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के बारे में आपके डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो आपकी दवाई को चेंज कर पाएँ। आठवीं दवाएं हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी दवाएं चल रही हैं ऑलरेडी डायबिटीज़ के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ एकमात्र दवाई जो कि प्रेगनेंसी में हम ले सकते हैं वो है मेटफॉर्मिन या फिर इंसुलिन। तो अगर डायबिटीज़ की दवाएं आपके अंदर ऑलरेडी चल रही हैं और इसी ड्यूरिंग आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो अपने डॉक्टर को इसके लिए इन्फॉर्म करें ताकि वो आपकी मेडिसिन्स को चेंज कर पाएँ, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर शुगर का बैड इफ़ेक्ट आएगा
और अगर आप मेटफॉर्मिन के अलावा अदर जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आएंगे। 9वीं जो दवाई है वो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स या फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं उनको हमें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग नहीं लेना है। अगर आपकी एंजाइटी की दवाएं ऑलरेडी चल रही हैं तो इस चीज़ को अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। 10वीं है लिथियम। लिथियम ज़्यादातर बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर दिया जाता है और लिथियम अगर प्रेगनेंसी में कोई फीमेल लेती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हार्ट एनोमेलीज होने का चांस बढ़ जाता है, मतलब बच्चे के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको लिथियम का प्रेस्क्रिप्शन ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दवाओं को हमें प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। अब अगर आपकी ऑलरेडी कोई दवाएं चल रही हैं, कोई बीमारी से आप ऑलरेडी परेशान हैं और उसकी मेडिसिन्स आप में चल रही हैं, बीपी की, डायबिटीज़ की, एंजाइटी की, या फिर जो भी मैंने 10 तरह की दवाएं यहाँ पर बताई हैं उनमें से कोई भी दवाई आपकी चल रही है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर पाएंगे कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी मेडिसिन्स को एडजस्ट कर सकेंगे। दूसरा, आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसकी एडवाइस को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। तीसरा, आपको कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग्स प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग नहीं लेनी चाहिए और साथ ही कोई भी ऐसे जो हैं अनऑथोराइज्ड या फिर अनरजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स हैं, झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको किसी भी तरह की मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को एजुकेट कीजिए, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो आप हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने खुद की हेल्थ के लिए और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए आप प्रॉपर स्टेप्स उठा पाएंगे। अगर आप में से किसी को इस तरह की दवाएं चल रही हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कितनी लाभदायक रही। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।